जिस पति को शराबी, अनपढ़ और अपराधी कहकर हाई कोर्ट की जज पत्नी ने 7 साल पहले जेल की सलाखों के पीछे ही तलाक दे दिया था, आज उसी बेगुनाह पति की टूटी झोपड़ी का सच देखकर उस घमंडी जज के पैरों तले जमीन खिसक गई और न्याय की देवी फूट फूट कर रो पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आप आज मैं आपके लिए एक ऐसी भावुक और दिल को झकझोर देने वाली कहानी लेकर आया हूं, जो यह साबित करती है कि कई बार हमारी आंखों पर सफलता और अहंकार की ऐसी पट्टी बंध जाती है कि हम सच और झूठ के बीच का फर्क ही भूल जाते हैं। इंसान न्याय की कुर्सी पर बैठकर पूरी दुनिया के फैसले तो कर लेता है, लेकिन अक्सर अपने ही घर में अपनों के साथ सबसे बड़ा अन्याय कर बैठता है। कहानी की शुरुआत होती है आज से ठीक 7 साल पहले। मीनाक्षी अपने शहर की सबसे होनहार और कुशाग्र बुद्धि वाली वकील थी। उसका एक ही सपना था, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनना। मीनाक्षी के भीतर प्रतिभा तो फूट फूट कर भरी थी, लेकिन उसके साथ ही उसमें एक गहरा अहंकार भी था। उसका विवाह सूर्यकांत से हुआ था। सूर्यकांत एक सरकारी पुस्तकालय में एक साधारण सा लाइब्रेरियन था। वह बहुत ही शांत, सौम्य और संतोषी स्वभाव का व्यक्ति था। उसके लिए जीवन का अर्थ पद या पैसा नहीं, बल्कि शांति और अपनों का प्रेम था। मीनाक्षी को सूर्यकांत का यह साधारणपन हमेशा खटकता था। वह अक्सर अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के सामने सूर्यकांत का मजाक उड़ाती थी। अरे, इनसे क्या उम्मीद करना, किताबों के बीच धूल फाकने के अलावा इन्हें आता ही क्या है। जीवन में आगे बढ़ने की कोई ललक ही नहीं है इनमें। मैं दिन रात एक करके जज बनने की तैयारी कर रही हूँ, और मेरे पति देव को अपनी उसी मामूली सी नौकरी में स्वर्ग नजर आता है। सूर्यकांत मीनाक्षी की इन कड़वी बातों को हमेशा मुस्कुरा कर टाल देता था। वह मीनाक्षी की महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करता था। रात रात भर जागकर जब मीनाक्षी पढ़ती थी, तो सूर्यकांत भी उसके लिए बिना थके चाय बनाता, घर का सारा काम संभालता, ताकि उसकी पत्नी की पढ़ाई में कोई बाधा न आए। मीनाक्षी के मायके में उसकी एक बूढ़ी माँ और एक छोटा भाई हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन बहुत ही बिगड़ा हुआ और लापरवाह नौजवान था। मीनाक्षी के जज बनने की परीक्षा का अंतिम साक्षात्कार केवल 2 दिन दूर था। मीनाक्षी का पूरा परिवार जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसका चयन लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन फिर एक काली रात आई, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रात के करीब 2 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी मीनाक्षी के घर का दरवाजा जोर से पीटा गया। सूर्यकांत ने दरवाजा खोला तो सामने मीनाक्षी का भाई हर्षवर्धन खड़ा था। वह नशे में धुत था और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। वह बुरी तरह कांप रहा था। जीजा जी, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने अपनी गाड़ी से सड़क किनारे सो रहे एक मजदूर को कुचल दिया है। उसकी मौत हो गई जीजा जी, अब मुझे बचा लीजिए। अब पुलिस मेरे पीछे है। यह सुनते ही मीनाक्षी की बूढ़ी माँ जमीन पर गिर पड़ी। पूरे घर में कोहराम मच गया। मीनाक्षी उस वक्त अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। माँ ने रोते हुए सूर्यकांत के पैर पकड़ लिए। सूर्यकांत बेटा, मेरे हर्ष को बचा ले। अगर ये जेल गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। और मेरी मीनाक्षी, अब परसों उसका इंटरव्यू है। अगर उसके सगे भाई पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया तो पुलिस सत्यापन में मीनाक्षी का करियर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। वो कभी जज नहीं बन पाएगी। उसका सपना टूट जाएगा। बेटा, कुछ कर ले। सूर्यकांत के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ न्याय था और दूसरी तरफ उस स्त्री का भविष्य, जिससे वह बेइंतहा मोहब्बत करता था। सूर्यकांत जानता था कि मीनाक्षी के लिए उसका करियर उसकी जान से भी प्यारा है। सूर्यकांत ने एक गहरी सांस ली, हर्षवर्धन के हाथ से गाड़ी की चाबियां ली और अपनी सास से कहा, माँ जी, आप मीनाक्षी को कुछ मत बताइएगा। उसे उसका सपना पूरा करने दीजिए। पुलिस को मैं संभाल लूंगा। सूर्यकांत सीधे थाने गया और उसने वह सारा इल्जाम अपने सिर पर ले लिया। उसने पुलिस से कहा कि वह नशे में गाड़ी चला रहा था और उससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। अगली सुबह जब मीनाक्षी सोकर उठी तो उसकी माँ ने उसके सामने एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी रच दी। माँ ने कहा, मीनाक्षी, वो सूर्यकांत कल रात शराब पीकर तुम्हारी गाड़ी लेकर गया था और उसने किसी को कुचल दिया। वो तुम्हारी सफलता से जलता था। वो चाहता था कि तुम्हारी गाड़ी जब्त हो जाए और तुम इंटरव्यू देने न जा सको। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई है। मीनाक्षी का अहंकार और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बिना सच्चाई जाने, बिना अपने पति की आंखों में देखे उसने उसे अपराधी मान लिया। उसने अपना साक्षात्कार सफलतापूर्वक दिया और उसके ठीक 1 हफ्ते बाद वह तलाक के कागजात लेकर सीधा जेल पहुंची। जेल की
सलाखों के पीछे सूर्यकांत कमजोर और थका हुआ खड़ा था। मीनाक्षी ने कागजात उसके मुंह पर मारते हुए कहा, तुम्हारी यही औकात है सूर्यकांत? तुम हमेशा से एक नीच और गिरे हुए इंसान थे। तुम मेरी सफलता से जलते थे ना? तुमने सोचा कि एक गरीब को मारकर तुम मेरा रास्ता रोक लोगे। आज मैं एक जज बन चुकी हूँ और तुम एक कैदी। इन कागजों पर दस्तखत करो। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। सूर्यकांत की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी सास को वचन दिया था कि वह कभी मीनाक्षी को सच नहीं बताएगा। उसने कांपते हाथों से तलाक के कागज पर दस्तखत कर दिए और सिर्फ इतना कहा, तुम्हें तुम्हारे नए जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यायाधीश महोदया। ईश्वर तुम्हें हमेशा ऊंचाइयों पर रखे। मीनाक्षी वहां से घमंड में भरकर लौट आई। समय अपनी रफ्तार से चलता गया। 7 साल बीत गए। इन 7 सालों में मीनाक्षी ने अपने करियर में बहुत नाम कमाया। वह राज्य के उच्च न्यायालय की सबसे सख्त और प्रतिष्ठित न्यायाधीश बन चुकी थी। उसके एक फैसले से बड़े बड़े अपराधियों की रूह कांप जाती थी। लेकिन इतने पैसों और रुतबे के बावजूद मीनाक्षी का व्यक्तिगत जीवन बहुत सूना था। उसके भीतर हमेशा एक खालीपन रहता था। दूसरी तरफ सूर्यकांत ने 5 साल जेल में बिताए थे। अच्छे आचरण के कारण उसे रिहा कर दिया गया था, लेकिन वह शहर वापस नहीं लौटा। वह बहुत दूर जंगलों के बीच बसे एक पिछड़े आदिवासी गांव धर्मपुर चला गया। एक दिन मीनाक्षी को एक बहुत ही संवेदनशील जमीन विवाद के मामले की जांच करने के लिए व्यक्तिगत रूप से धर्मपुर गांव जाना पड़ा। कुछ बड़े उद्योगपति वहां के आदिवासियों की जमीन हड़पना चाहते थे। मीनाक्षी अपनी सरकारी गाड़ी और पूरे पुलिस काफिले के साथ उस धूल भरे गांव में पहुंची। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसके बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे गांव के बहुत सारे बच्चे जमीन पर बैठे पढ़ रहे थे। पास ही कुछ बीमार ग्रामीण एक व्यक्ति से दवाइयां ले रहे थे। मीनाक्षी अपनी गाड़ी से उतरी और उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति बहुत ही साधारण और फटे हुए खादी के कपड़े पहने हुए था। उसके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरा सूरज की धूप में जलकर सांवला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। मीनाक्षी के कदम वहीं रुक गए। वह कोई और नहीं, सूर्यकांत था। मीनाक्षी का पुराना अहंकार फिर से जाग उठा। वह अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ हसक से चलती हुई सूर्यकांत के पास पहुंची। सूर्यकांत ने उसे देखा, पर उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। वह चुपचाप एक बच्चे की किताब सुधारता रहा। मीनाक्षी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वाह, तो जेल से छूटने के बाद एक अपराधी ने इस झोपड़ी को अपना नया अड्डा बना लिया है। क्या बात है सूर्यकांत, शहर से निकाले गए तो यहाँ इन अनपढ़ गंवारों को बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हारी यही औकात थी और तुम यहीं पहुंच गए। आज मैं करोड़ों के बंगले में रहती हूँ और तुम इस धूल में। सूर्यकांत ने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया, नमस्कार न्यायाधीश महोदया। बंगले की दीवारें बहुत ऊंची होती है, वहां से जमीन का सच नहीं दिखाई देता। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मुझे इन बच्चों में ईश्वर नजर आता है। मुझे मेरी औकात का कोई दुख नहीं है। मीनाक्षी और भी चिढ़ गई। वह कुछ और कड़वा कहने ही वाली थी, तभी पीछे से एक गाड़ी आकर तेजी से रुकी। गाड़ी में से मीनाक्षी का भाई हर्षवर्धन उतरा। हर्षवर्धन आज एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक तनाव रहता था। वह मीनाक्षी को इस दौरे से वापस शहर ले जाने के लिए आया था। हर्षवर्धन जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसकी नजर झोपड़ी के बाहर खड़े सूर्यकांत पर पड़ी। सूर्यकांत की वह जर्जर हालत देखकर हर्षवर्धन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिछले 7 सालों का दबा हुआ अपराध बोझ, ग्लानि और पाप का घड़ा आज अचानक फूट पड़ा। हर्षवर्धन दौड़कर आया और सन्न खड़ी मीनाक्षी के सामने धड़ाम से सूर्यकांत के पैरों में गिर पड़ा। हुआ फूट फूट कर रोने लगा। जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। जीजा जी, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मेरी वजह से आपकी यह हालत हो गई। आपने मुझे जीवन दान दिया और मैंने आपका पूरा जीवन छीन लिया। मीनाक्षी हैरान रह गई। उसने हर्षवर्धन को कंधे से पकड़कर खींचा और चिल्लाई, हर्ष, ये तू क्या कर रहा है? तू एक अपराधी के पैर क्यों छू रहा है? उठ यहाँ से। हर्षवर्धन ने रोते हुए मीनाक्षी की तरफ देखा और चीख कर बोला, अपराधी ये नहीं है दीदी, अपराधी तो मैं हूं और अपराधी आप भी हैं। मीनाक्षी झल्ला गई, क्या बकवास कर रहा है तू? होश में तो है? हर्षवर्धन ने अपने आंसू पोंछे और उस कड़वे सच को उगलना शुरू किया, जिसने 7 साल पहले से उसकी आत्मा को छलनी कर रखा था। दीदी, 7 साल पहले उस रात गाड़ी जीजा जी नहीं चला रहे थे। गाड़ी मैं चला रहा था। मैं शराब के नशे में था और वह एक्सीडेंट मुझसे हुआ था। पुलिस मुझे गिरफ्तार करने वाली थी। आपका इंटरव्यू था दीदी। अगर मैं जेल जाता तो आप कभी जेल नहीं बन पाती। माँ के रोने गिड़गिड़ाने पर जीजा जी ने मेरे बाप को अपने सिर पर ले लिया। उन्होंने अपने नाम पर कलंक लगा लिया ताकि आपके नाम के आगे न्यायाधीश लग सके, और हमने अपने आप से झूठ बोला था कि आप बिना किसी बोझ के अपनी परीक्षा दे सके। इन्होंने 5 साल उस अपराध के लिए जेल काटी है जो इन्होंने कभी किया ही नहीं। हर्षवर्धन की यह बात किसी भयंकर बिजली की तरह मीनाक्षी के कानों में गिरी। उसके हाथों से उसकी महंगी फाइलें जमीन पर कीचड़ में गिर गई। मीनाक्षी का पूरा शरीर कांपने लगा। उसका मस्तिष्क सुन्न पड़ गया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो हर्ष। मीनाक्षी लड़खड़ाती हुई पीछे हटी।
हर्षवर्धन जमीन पर माथा पीटता हुआ रो रहा था। यही सच है दीदी, ये देवता है और हमने इनके साथ राक्षसों वाला सलूक किया। आपने बिना सच जाने इन्हें तलाक दे दिया और इन्होंने उफ तक नहीं की। मीनाक्षी ने धीरे से अपनी नजरें उठाकर सूर्यकांत की तरफ देखा। सूर्यकांत आज भी उसी शांत मुद्रा में खड़ा था। उसके चेहरे पर न कोई क्रोध था, न कोई शिकायत। मीनाक्षी वह सख्त न्यायाधीश जिसके सामने बड़े बड़े लोग थर थर कांपते थे, आज अपने ही अपराध के बोझ तले टूट कर बिखर गई। उसका सारा घमंड, उसकी सारी सफलता आज उसे किसी चंदी नाली के कीड़े से भी बदतर लगने लगी। वह दौड़कर सूर्यकांत के पास गई और जमीन पर घुटनों के बल गिरकर उसके पैरों से लिपट गई। मीनाक्षी फूट फूट कर रो रही थी। उसकी सिसकियों से पूरा गांव गूंज उठा। मुझे क्षमा कर दो सूर्यकांत, मैं अंधी हो गई थी। मैंने न्याय की कुर्सी पर बैठकर सबसे बड़ा अन्याय अपने ही देवता स्वरूप पति के साथ किया। मैं कितनी नीच हूँ, मैंने तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे इतने बड़े बलिदान को अपने अहंकार के जूतों तले रौंद दिया। मुझे सजा दो सूर्यकांत, मुझे मार डालो, लेकिन मुझे इस अपराध बोध से मुक्त कर दो। मेरे करोड़ों रुपए, मेरा रुतबा सब मिट्टी है तुम्हारे इस त्याग के सामने। मैं तुम्हें वापस ले जाना चाहती हूँ। मेरे साथ चलो सूर्यकांत। सूर्यकांत ने बड़ी बहुत ही कोमलता से मीनाक्षी के सिर पर हाथ रखा। उसने मीनाक्षी को अपने पैरों से उठाया। रो मत मीनाक्षी, न्याय की कुर्सी पर बैठकर कोई रोता नहीं है। मैंने जो किया वो अपने प्रेम और अपने परिवार के लिए किया था। मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। पर जहां तक तुम्हारे साथ वापस चलने की बात है, वो तो अब संभव नहीं है। मीनाक्षी ने सोते हुए पूछा, क्यों? क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगे? सूर्यकांत मुस्कुराया, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था मीनाक्षी, लेकिन इस झोपड़ी में इस आदिवासी बच्चों ने और इस गरीबी ने मुझे जो सुकून और जो असली जीवन दिया है, वो तुम्हारे उस कंक्रीट के शहर में नहीं, कहीं नहीं है। मैंने जेल की काल कोठरी में यही सीखा है कि असली आजादी पद और पैसों में नहीं, निस्वार्थ सेवा में है। तुम एक बेहतरीन जज हो, वापस जाओ और समाज में न्याय करो। मेरा न्याय मुझे मिल चुका है। मीनाक्षी वहीं मिट्टी में बैठी रोती रही। उसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी थी और उसे वापस पाने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह उस दिन वहां से लौट तो आई, लेकिन उसके भीतर का अहंकार हमेशा के लिए उस झोपड़ी की मिट्टी में दफन हो गया। उसके बाद से मीनाक्षी ने अपना पूरा जीवन गरीबों को मुफ्त न्याय दिलाने और बेगुनाहों की रक्षा करने में समर्पित कर दिया, यह उम्मीद करते हुए कि शायद कभी उसके पापों का प्रायश्चित हो सके। दोस्तों, वर्मा स्टोरीज की यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते कभी भी रुतबे, पद या पैसे से नहीं चलते। वे विश्वास, त्याग और एक दूसरे के सम्मान से चलते हैं। कभी भी अपनी सफलता का इतना घमंड मत कीजिए कि आप अपने करीबियों की अहमियत और उनके त्याग को भूल जाएं, क्योंकि जब समय सच का आईना दिखाता है तो इंसान के पास सिवाय आंसू और पछतावे के कुछ नहीं बचता। अगर आपको आज की यह कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो, अगर आपको भी लगा हो कि त्याग से बड़ी कोई सफलता नहीं है, तो इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज के अगले भाग में एक और नई भावपूर्ण और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।